नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। क्लास 12th की फिज़िक्स का जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लगभग हमारे 3-4 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। आज से कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हमने बेसिक तो पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, है ना, और डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी के बारे में बताया गया था आपको। फोर्स का कैसे क्या रिलेशन बनता है परमिटिविटी के साथ, ये भी आपको बताया जा चुका है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी आपको मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह क्या बता दिया गया है आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? चलो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास जब ख़त्म हुई थी तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको बताया था, और समय का अभाव होने के कारण जल्दी से हमने ख़त्म किया उसको और चले गए थे। आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को थोड़ा सा उसमें आगे देखेंगे कि अगर एक अकेला प्लस चार्ज है, उसी की प्रॉपर्टी में आगे इसको जोड़ लीजिएगा। अगर एक अकेला प्लस चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस प्रकार से निकलती हैं और वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती हैं। लेकिन कहा जाएगा अगर अकेला माइनस चार्ज है तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं कि इनफाइनाइट से आकर के माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। अगर अकेले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखाएं खींचना है तो आप बताओगे कि अकेले धनावेश के लिए धनावेश से निकल करके और अनंत में चली जाती हैं, और अकेले ऋणावेश की बात करो तो अनंत से आकर के ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अकेले की बात तो हो गई थी, पर अगर हम आपसे बात करें कि अगर दो हमारे पास समान आवेश हो जाएं, ये माइनस है ये माइनस है, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बनती थी? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था बच्चों। ये कहाँ से शुरू आ रही हैं? इनफाइनाइट से, और ऋणावेश पर क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। ऐसे इसमें भी कहाँ से आ रही हैं? इनफाइनाइट से, और ऋणावेश पर क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तैयार होती हैं ये होता है आपका दो समान आवेशों के लिए। और पिछली क्लास में हमने दो विपरीत आवेशों के लिए कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्लस से शुरू होकर माइनस पे ख़त्म हो जाती थी, कुछ इस प्रकार से बनती थी। कुछ ऐसे बनती थी। ये पिछली क्लास में हुआ था, है ना, इसकी प्रॉपर्टी बताई गई थी इसके बारे में। उसमें थोड़ा सा इन चीज़ों को नहीं जोड़ पाया था, समय नहीं था, परंतु इसको ध्यान देना कि अकेले आवेश के कारण ऐसे होता है। अगर धनावेश रहेगा तो इस प्रकार से, ऋणावेश रहेगा तो इस प्रकार से, और अगर समान आवेश रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो? ले लिए थे। आगे देखो, बैठो। आगे देखो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये समझिएगा। ये बताया गया कि अगर दो आवेश, एक आवेश ये प्लस का है और एक आवेश ये माइनस का है, दो आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर स्थित हों, इस डिस्टेंस को भी फिक्स कर दिया गया 2L। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? मैग्नीट्यूड में सेम, ये अगर ये Q है तो ये भी Q ही रहे, लेकिन नेचर में अलग अलग, एक प्लस में रहे तो एक माइनस में रहे। अगर दो आवेश परिमाण में समान हो लेकिन प्रकृति में अलग अलग, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार होता है, इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव इसको बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जब दो आवेश जो परिमाण में बराबर हों लेकिन प्रकृति में अलग अलग हों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? अब इन दोनों आवेशों में से आप किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी का उससे गुणा कर दो। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसे कहा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा बनती है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं लिया जाता है ना। तो किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल P बराबर एक आवेश हो गया Q, अब बीच की दूरी कितनी हो गई 2L। फिर से सुनिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये Q क्या है? ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और 2L क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। और उन दोनों का आपने क्या कर दिया? प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी को ये खूबसूरत दिखे इसलिए ऐसे लिख देते हैं 2QL। ये इसका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला। यहाँ से आप इसकी यूनिट बता सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम इंटू मीटर। इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना। सेंटीमीटर का जो C होता है ना वो स्मॉल लेटर में होता है, ये कैपिटल C लिखा हुआ है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा? कैपिटल C, कूलाम को। धोखे से अगर आप इसको सेंटीमीटर पढ़ ले रहे हो तो आप गलत पढ़ रहे हो, है ना। तो ये क्या लिखा है बच्चों? कूलाम इंटू मीटर। ये इसका यूनिट हो गया। अगर मैं इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करूं, बीमी सूत्र की बात करूं, तो बीमी सूत्र क्या बनेगा? कूलाम जो होता है तो कूलाम का होता है क्या? Q बराबर IT। Q बराबर फार्मूला क्या होता है? IT। तो I का मतलब हो गया A और T का मतलब हो गया T। ये लेंथ है, मीटर लिखा है यानी कि लेंथ है। तो इसका भी सूत्र बन गया M0LTA। M0LTA ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। तो यहाँ बता देना है कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की पिक्चर क्लियर हुई आपको? क्या क्या हुआ इसमें कि फार्मूला क्या हुआ? P इक्वल टू 2QL, यूनिट क्या हो गई? कूलाम मीटर, डायमेंशन फार्मूला हो गया M0LTA। और ये कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर है। अगर डेफिनेशन की कोई बात करें तो बोलोगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो आवेश परिमाण में बराबर हों लेकिन प्रकृति में अलग अलग हों, एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे हों, तो इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट सफिशिएंट डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात अगर किया जाए तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे 2QL से लिखेंगे, P बराबर 2QL। अब चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब इसके बाद की कहानी ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या पढ़ा मैंने, थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि अभी हम केवल एक पॉइंट चार्ज की चर्चा किए थे। इसके पहले जब जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे तो पॉइंट चार्ज के बारे में चल रहे थे। और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया था वो हमने पढ़ा था E बराबर F/Q। ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे फार्मूला? और एक फार्मूला इसी से निकल करके आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r²। बताइए ज़रा, ये दोनों फार्मूले विद्युत क्षेत्र के हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले किसके लिए हैं बच्चों? तो बताओगे कि ये दोनों फार्मूले ही पॉइंट चार्ज के लिए हैं, बिंदु आवेश के लिए हैं। अब हमारे पास बिंदु आवेश की बात नहीं हो रही है, हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। अगर हम ऐसा आवेश एक ठो लेकर के बात कर रहे हैं तो ये बिंदु आवेश हो गया, लेकिन अगर हम इसी प्रकार के दो आवेश और उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स कर दिए तो अब इसको हम क्या बिंदु आवेश कहेंगे? इसको हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा अगला टारगेट होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा जाए कि कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हो तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम क्या हो गया? AB। ले लो, नाम क्या हो गया? AB। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज। आप चाहो तो प्लस यहाँ रख दो, माइनस यहाँ रख दो, A यहाँ कर लो, B, वो आपकी मर्जी है, आप किसको कहाँ कैसे एडजस्ट करते हो, ठीक है। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़ना है तो या तो हम इसी के लाइन पर सीधे आगे चले जाएं, किसी पॉइंट पर चले जाएं कि ये कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट, इन पॉइंट पर चले जाएं, चाहे इधर चले आएँ, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इसी को मिलाने वाली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन है उसी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हम चले जाएं किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने। या तो हम इस रेखा को, जो इसको मिलाने वाली लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर पर चले जाएं कि कोई यहाँ पॉइंट, कोई यहाँ पॉइंट, या यहाँ यहाँ, ऐसे करके। हम आपको दो केसेस बता रहे हैं। पहला केस ये बता रहे हैं कि हम वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा थी उसी के अक्ष के अनुदिश चलें, उसी के अक्ष के अनुदिश चलें। तो इसको बोलते हैं, अगर इन पॉइंट पर कहीं निकालते हो तो इसको हम बच्चों कहते हैं अक्षीय स्थित। क्या कहते हैं? अक्षीय स्थित, यानी एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, या दूसरी का, इसी का दूसरा नाम है इंड ऑन पोजीशन, इसी का दूसरा नाम है इंड ऑन पोजीशन। इसी को tan A पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, tan A पोजीशन। कई सारे नाम हैं इसके, अच्छी स्थिति के। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव की परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं चले जाते हो तो इसको हम, अगर यहाँ कोई पॉइंट पा गए तो इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थित। क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थित। इसी को हम बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन, या इसी को हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसी को बोलते हैं tan B पोजीशन, इसी को बोलते हैं tan B पोजीशन। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन। इसी को बोलते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। ढेर सारे इसके नाम हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करो तो सीधे निरक्षीय स्थित या लंबार्धक की स्थित, tan B स्थित। इंग्लिश में ये तमाम नाम इसके हैं। अब आपने ये देखा कि अगर कोई ये वैद्युत द्विध्रुव था
तो या तो आप इसके अक्ष पर कहीं चले जाओ और या तो आप इसके निरक्ष पर कहीं चले जाओ। आई बात समझ में? तो अक्ष में जाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थित। और अगर निरक्ष में जाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थित। ये जो अभी एक पिक्चर इसमें और बनेगी, उसको बाद में बताएंगे। वो क्या बनेगा? कोई कह दे कि गुरुजी हम इस पे नहीं जाएंगे, इस पर भी नहीं जाएंगे, हम मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ निकालना चाहते हैं। जब यहाँ निकालना चाहोगे तो ये ऐसे जा कर के इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा से, तो इसको न तो तुम अक्षीय कह सकते हो न तुम निरक्षीय कह सकते हो। ये तो कोई एक अलग केस ही बन गया है। तो इस केस को हम आपको तब बताएंगे जब ये दोनों केस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर इस केस से आप यहाँ भी आ सकते हो और यहाँ भी जा सकते हो। तो चलिए पहले हम आपको अक्षीय और निरक्षीय की कहानी क्लियर कर दें, इसके बाद इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब हम मान लिए कि हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव था, तो ये इसकी डिस्टेंस इसके बीच की कितनी थी? 2L थी। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L। और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई? L, आधी आधी। और इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जरा बताओ ये पॉइंट अक्षीय स्थिति में है कि निरक्षीय स्थिति में है? आप लोग बताइए। अक्षीय स्थिति में है, इन डाउन पोजीशन में है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आएगा वो होगा 1/4πε0 के, इसको हम लोग बोलते हैं 2p/r³। ये फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। और अगर मैं कहूँ कि यही इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ जाके निकालो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आएगा 1/4πε0 के p/r³। तो एक फार्मूले में, इस वाले फार्मूले की अगर बात करो तो यहाँ आएगा 2p/r³ अक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय वाले में क्या आएगा? p/r³। यानी जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने अक्षीय में निकाली थी, उतनी दूरी पर अगर निरक्षीय में जाते हो तो जस्ट उसका क्या हो गया है? आधा। देखो यहाँ 2 का गुणा हुआ था कि नहीं हुआ था, और यहाँ से 2 हट गया कि नहीं हट गया। तो अगर हम इसका आधा कर दें तो 2 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो ये चीज़ आएगी कि नहीं आएगी? अगर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 है, तो निरक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 5 होगी, जस्ट उसका आधा। प्रश्न हम कहते हैं कि अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 है, तो अक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 6 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय की दुगुनी होती है। सत्य है कि असत्य है? निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति की आधी होती है। सत्य है कि असत्य है? निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। असत्य है। आई बात समझ में? तो कैसे भी करके क्वेश्चन को वो घुमाएं, क्या आप घूमोगे? नहीं, आप उसका जवाब दे पाओगे। तो ये तो मैंने थोड़ा परिचय करवाया हुआ है, अभी डेरिवेशन नहीं हुआ है। अब हम अक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करके इसको कंप्लीट करेंगे, आफ्टर देन निरक्षीय स्थिति को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति। इसको जल्दी से नोट कर लो। तो ये बच्चों हेरिंग डालिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने मान लिया कि हमारे पास ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो +q और -q चार्ज से मिलकर बना है। दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस 2L है। इसका ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। ये आधी दूरी को हम L मान लेते हैं और इधर की भी आधी दूरी को L मान लेते हैं। फिर से सुनिएगा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कंसीडर AB be an electric dipole which is consisting from plus q and minus q charges. We have distance between both charges is 2l. We have to determine electric field intensity at point P from the midpoint of electric dipole O. तो पहले आप बिंदु A के कारण जो प्लस क्यू आवेश बैठा है उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जो ये प्लस क्यू आवेश बैठा हुआ है बिंदु A पर, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, इसको हिंदी में बोल देता हूं मैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस तीव्रता को E1 कहो तो E1 का सूत्र हो गया 1/4πε0 के Q अपान प्लस Q से लेके P तक की दूरी कितनी है AP, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र आपको बताया गया है कि 1/4πε0 के तो रहेगा, ऊपर चार्ज लिखा जाता है और नीचे दूरी का वर्ग। तो कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ तक की AP है, इसलिए क्या लिख दोगे AP का वर्ग। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा हो जाएगी एलॉन्ग AP। तो चलो E1 की दिशा यहाँ बता दो, ये E1 की दिशा हो गई A से P की ओर। अब A से P की ओर दिशा क्यों हो गई, तो समझो इस पर धनावेश है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर हम एक टेस्ट चार्ज की कल्पना करके चलते हैं और टेस्ट चार्ज को हमेशा हम धनावेश लेकर के चलते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर धनावेश बैठा हुआ है, तब ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब A से P की ओर दिशा हो जाएगी, दूर भगाएगा। तो इसीलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हो गई E1 हो गई। अब AP का मान बता दो कोई कितना है अगर, तो हाँ ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ P दिख रहा है क्या, तो चलो P दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो AP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस L। ध्यान से देखो, जल्दी से करते हैं इसको। E1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर लगा था। अब हम निकालेंगे इस वाले माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो यही चीज़ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हो जाएगी E2 इक्वल 1/4πε0 के Q अपान, अब यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे BP स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो बताओ क्या करेगा, यहाँ माइनस आवेश है, P पर कौन सा आवेश मैंने बताया, धनावेश, तो क्या करेगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो दिशा क्या हो जाएगी PB, क्या हो जाएगी PB। अब आप BP का मान लिख दो कितना होगा, तो E2 इक्वल 1/4πε0 के Q अपान B से लेके P तक की दूरी, देखो O तक की दूरी L और O से P तक की दूरी R, तो ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको E1 और E2 मिल गए हैं और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो आप देखो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। 1/4πε0 के दोनों में है, Q यहाँ भी है Q यहाँ भी है, यहाँ R माइनस L है, यहाँ R प्लस L है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी इसका हर छोटा है और इसका हर क्या है, बड़ा है। और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी मानी जाती है। जिस भिन्न का हर छोटा होता है। चलिए आई थिंक सब कुछ सही है। आपको मैंने पहले ही बताया कि थोड़ी गरीबी मेरे पास है कि मेरा मोबाइल और कैमरा अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को कुछ तो दे सकूँ इस गरीबी में भी।
आप लोग अगर देखते हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये सबसे है, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, जितना अधिक से अधिक आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करवाओगे, आपका तो कुछ नहीं जाता, पर हो सकता है उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे काम और अच्छे से कर सकूं। तो आप तो केवल स्किप करके चले गए, देख लिए, अपना काम कर लिए, किसी ने कुछ शेयर का ध्यान ही नहीं दिया, सब्सक्राइब का ध्यान नहीं दिया, और मैं भूल भी जाता हूँ ये कहने के लिए, जबकि ये चीज़ आजकल एक परंपरा है कि ये मांगना पड़ता है ना, बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये समझ लो कि आपसे मांग आ रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ से करने में तो फिर मत देना, लेकिन अगर ये है कि तकलीफ़ नहीं होती है, ऐसा कर देते हो, तो आपका भी भला होगा थोड़ा, अगर मैं अच्छा करूँगा तो। और मेरा तो जो होना है वो हो ही रहा है, देख ही रहे हो गरीबी में, कभी मोबाइल बंद हो गया, कभी हमारा माइक नहीं काम कर रहा है, कभी कुछ, कभी बोर्ड ख़राब है, फिर भी प्रयासरत हूँ और रहूँगा। आपसे प्रॉमिस किया हुआ हूँ कि फिज़िक्स का क्लास 12th का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, और हम मई से लगभग शुरू कर देंगे क्लास 12th की मैथ, क्लास 11th की फिज़िक्स, क्लास 11th की मैथ, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एप्लीकेशन पे मई से। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका। अब इसमें कौन छोटा कौन बड़ा हुआ बच्चों? तो आप बोलोगे E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। E1 क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ऊपर की सब चीज़ें लगभग सेम थी, इसका हर इसके हर से छोटा है, R-L है या R+L है, तो ये बड़ा हो गया। तो जब ये बड़ा हो गया तो ये चीज़ क्या हो गई? छोटी हो गई। तो आप यहाँ बताओगे, मैं इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर मिटाना चाहूँगा, मिटाऊँगा तभी मैं लिख पाऊँगा इसको, फिर आप देख लेना कैसे क्या लिखा होगा, मैं मिटा करके लिखूँगा इसको। तो यहाँ बता देता हूँ मैं कि सिंस E1 ग्रेटर देन E2, जो E1 है वो E2 से क्या है? बड़ा है। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी जरा बताओ? जो बड़ा है उसमें छोटे वाले को घटा दो, E1 माइनस E2, ये हो गई परिणामी तीव्रता। अब आप E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो, तो E1 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/AP² माइनस E2 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/BP²। एक काम करो, AP BP ना लिखो, उनकी वैल्यू निकाल चुके हो ना, क्या निकाले थे यहाँ? R-L का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या निकाले थे? R+L का होल स्क्वायर। अब इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q कॉमन आ गया। अब जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़े होगे, 1/R-L का होल स्क्वायर, 1/R+L का होल स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये यहाँ चला आया, R+L का होल स्क्वायर, ये यहाँ चला गया, R-L का होल स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम R² - L² का होल स्क्वायर। नियम के तरीके अगर चलोगे ना तो A - B, A + B का एलसीएम A² - B², होल स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर। इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला बचेगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला बचेगा, और जो बचेगा उसी का मल्टीप्लाई। भिन्न का घटाना है, ये क्या है? ये भिन्न का घटाना है। आई बात समझ में? तो आप सीधे समझ लो कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, दोनों का मल्टीप्लाई मैंने नीचे लिख दिया। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q क्यों छोड़ दिए भाई साहब? इसको A + B के होल स्क्वायर से खोलो तो R² + L² + 2RL, अब माइनस इसको A - B के होल स्क्वायर से खोलो तो R² + L² - 2RL डिवाइडेड बाई क्या नीचे नहीं दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है क्या? अच्छा ठीक है, तो नीचे तो वही जो लिखा था वही लिखा है, R² - L² का होल स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूँ, अब इधर आ जाइए, तो E = क्या बचेगा ऊपर?
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब। ध्यान से देखो यहाँ, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस का जब मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का आर स्क्वायर और ये माइनस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 2RL, तो ये दोनों इससे कट जाएंगे और 2RL कितना हो गया 4RL, क्या हो गया 4RL, और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 × 2QL × R, ऊपर वाली चीज़ को थोड़ा मैंने मॉडिफाइड किया है, ज़रा ध्यान से देखना। अब ये हो गया, अच्छा आगे भी नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ तक, 2 × 2QL × R, ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 मिला, Q मिला, R मिला, L मिला, सब लिखा है लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका बदल दिया गया है। बदला इसलिए गया है कि हम 2QL को डायरेक्ट कैपिटल P लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, इसलिए ऐसा किया गया है। तो आप अब उसके जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 × 2QL के जगह पर क्या लिख सकते हो P और ये R, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम। ये आ गया मेन फार्मूला, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला है। कहोगे गुरुजी जो पहले आप बताए थे वो तो ये वाला नहीं बताए थे, कुछ और बता दिए थे, तो अब ये मेन है, यहाँ से वो निकल के आएगा, है ना। तो मैं कहाँ पर बता दूँ आपको, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इधर का नोट कर चुके हो क्या, इधर का नोट है तो मैं इधर बता देता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ मैं, धन्यवाद। आइए अब ये देखो, जो ये बिंदु P है, अगर ये बहुत दूरी पर चला जाए, थोड़ा और दूरी पर हो जाए, तो जो डिस्टेंस R थी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी L के कंपैरिजन में, L काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक कंडीशन लगा देता हूँ कि यदि L बहुत छोटा हो R से तो L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। तो जब बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो आप L को क्या करोगे, L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दोगे, क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर देन निगलेक्टिंग L स्क्वायर, और जब उपेक्षा कर दोगे तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR, नीचे बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का, चूँकि L स्क्वायर आप छोड़ दोगे, अब बहुत छोटी क्वांटिटी है वो, तो ये R की पावर 4 हो गया। तो E बराबर निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे R की पावर क्या आ गया नीचे 4। अब एक R से एक R कट जाएगा, तो एक R से जब एक R कट गया तो यहाँ नीचे क्या बचा, R3, क्या बचा R3। अब मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्या मैंने यही बताया था, अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला हमने आपको शुरू में बताया था, यही बताया था ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/R3। तो वो फार्मूला आपका है कि जब L भी दिया रहे, अगर प्रॉब्लम में L भी पता है R भी पता है तो वो अप्लाई करोगे, लेकिन अगर L के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है कि इतने दूरी पर निकालो, तो फिर आप L नहीं अप्लाई करोगे, फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। आई बात समझ में। तो दोनों फार्मूले सही हैं, वो भी सही है, उसी से तो निकल के ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका बचता है निरक्षीय स्थिति। तो अगर देखते हैं समय है क्या, समय आज नहीं है, हम निरक्षीय स्थिति को कल देखेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको आप कंप्लीट करिएगा, अक्षीय स्थिति को अच्छे से। कल जब हम मिलेंगे तो क्या देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको, तो उसमें निरक्षीय स्थिति और एक स्पेशल केस वाला दिखाएंगे, फिर दोनों से जुड़े हुए 1-2 न्यूमेरिकल करा देंगे। धन्यवाद।